नमस्कार साथियों, आज का हमारा इकोनॉमी का टॉपिक है मुद्रा यानी मनी के ऊपर। मुद्रा के प्रकार या मुद्रा क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। मुद्रा क्या है? मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी सामान को लेन देन के लिए जिस चीज का हम प्रयोग करते हैं वो सभी क्या है? मुद्रा है, किसी भी सामान को लेने के लिए। मुद्रा के प्रकार क्या क्या होते हैं? पहला है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी में क्या क्या हो गया आपका, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। प्लास्टिक मनी भी यही होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। धातु मुद्रा, धातु मुद्रा यानी मेटेलिक करेंसी में कौन कौन सी होगी? जो चीज धातु से बनी है। कागजी मुद्रा यानी पेपर करेंसी जिसका निर्माण कागज से हो, जैसे भारतीय जो नोट है भारत के लगभग कागज के हैं, कुछ ही सिक्के रहते हैं। कानूनी यानी वैधानिक मुद्रा, लीगल टेंडर है जिसको कानून बनाकर जारी किया जाता है, कानून द्वारा बनाकर जारी किया जाता है कि इस टेंडर की जो कीमत है वो इतनी है, उसी हिसाब से उसकी परचेजिंग और सेलिंग होती है। नेक्स्ट है डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी क्या होती है? जो जिसका कोई भौतिक रूप ना हो, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से मौजूद है, जैसे बिटकॉइन होते हैं, ई रुपए होते हैं, ये सब डिजिटल करेंसी होगी। नेक्स्ट है सुलभ मुद्रा यानी सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट करेंसी क्या है? जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, जैसे इंडिया का रुपया है वो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और दुर्लभ करेंसी, हार्ड करेंसी क्या है? जो आसानी से उपलब्ध ना हो, जैसे यूएस डॉलर है। यूएस डॉलर बहुत ही कम लोगों के पास है, बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। भाई जो अमेरिका गए हुए उनको तो मिल ही जाएगा, पर यहाँ के लिए यहाँ अवेलेबल होना मुश्किल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन मनी। क्वेश्चन मनी किसको बोलते हैं? जमानत राशि को बोलते हैं। और नेक्स्ट है फेट मनी यानी विश्वास मुद्रा, जिसे विश्वास के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत से लोग किसी चीज को गिरवी भी रख लेते हैं ना, कि भाई अपना ये सामान हमारे पास रख दो और हमसे उधार ले लो, तो वो एक तरीके से विश्वास मनी है। ऐसा तो नहीं वो सामान को अपने पास इसलिए रख रहा है कि बस उसके उन्हें सामान खरीद लिया, वो एक विश्वास के रूप में देके जा रहा है कि आप इसको अपने पास रखो और हम अपना आपका पैसा लौटा देंगे और अपना सामान वापस ले लेंगे। बाई चांस नहीं लौटा पाए तो आप अपने सामान को बेच के अपना पैसा निकाल लेना, वो विश्वास मनी हो गई। नेक्स्ट है भारतीय नोट। भारतीय नोट पर कुल जो 15 भाषा होती है जो नोट के साइड में लिखी होती है, और 2 भाषा नोट के ऊपर लिखी होती है, जैसे हिंदी और इंग्लिश में। ठीक, हिंदी भाषा जो है, अच्छा ये सॉरी, भारतीय नोट का जो प्रतीक चिन्ह है, ये जो रुपए का साइन इस प्रकार से बनाया गया है, बीच में इसमें कट्टा से। इसका जो डिजाइन तैयार किया है वो उदय कुमार ने तैयार किया। हिंदी भाषा में ये देवनागरी लिपि में है, जो इस तरीके से आर बना हुआ है, और अंग्रेजी भाषा में रोमन लिपि में है। उन दोनों का कॉमन मिला के ये क्या बनाया? इस टाइप का आर बनाया, यानी रुपए का निशान बनाया गया। नेक्स्ट है भारत सरकार ने इसको कब अपनाया? जो रुपए का साइन है ये 15 जुलाई 2010 में। नेक्स्ट है नोट प्रिंट कारखाने यानी करेंसी प्रिंटिंग प्रेस। ये कहाँ कहाँ पर है हमारी? इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कर लेना, पेपर में ज्यादातर आने के चांसेस रहते हैं कि हमारे जो नोट छपने की जो जगह है, नोट प्रिंट कारखाने कहाँ कहाँ पर है। पहला तो है देवास मध्य प्रदेश में, बैंक नोट प्रेस के नाम से। दूसरा है मासिक, ये नासिक महाराष्ट्र में। तीसरा है मैसूर कर्नाटक, और चौथा है सालबोनी वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है ये भी कि स्याही निर्माण यानी इंक मैन्युफैक्चरिंग का काम कहाँ होता है? वर्णिका मैसूर वेस्ट बंगाल में होता है ये। भारतीय मुद्रा पेपर मिल, भारतीय मुद्रा पेपर मिल कहाँ पर है? होशंगाबाद, या इसका नया नाम क्या है? नर्मदापुरम, जो कि मध्य प्रदेश में। मतलब यहाँ पे पेपर बनते हैं और यहाँ से पेपर बन के उन चारों जगह जाते हैं जहां जहां पे हमारी नोट की छपाई होती है। नेक्स्ट है उसके बाद टकसाल यानी कॉइन मिंट। कॉइन मिंट 4 स्थानों पर होता है ये भी, मुंबई, नोएडा, हैदराबाद और कोलकाता में। मुद्रा की दशमलव प्रणाली, मुद्रा की जो दशमलव प्रणाली है उसका मतलब क्या है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ये हमने कब अपनाया है? ये अप्रैल 1957 में अपनाया, भारत ने अप्रैल 1957 में ये अपनाया मुद्रा की दशमलव प्रणाली। ये सारे इंपोर्टेंट, इस पीडीएफ में लगभग क्वेश्चन सारे इंपोर्टेंट है, सबको लिख लिख के अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है? वस्तु के बदले वस्तु की प्राप्ति। जब हमारा पैसे का चलन, मुद्रा का चलन नहीं था, तो उस टाइम पे क्या था? उससे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम चलता था। किसी के पास कोई मुद्रा है और किसी दूसरे ने उस मुद्रा को, मतलब सॉरी मुद्रा नहीं, किसी के पास कोई सामान है और किसी दूसरे के पास कोई दूसरा सामान है, उन दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया। एक्सचेंज करने से दोनों का काम चल गया, और उसमें कुछ दिक्कत परेशानी थी। ये वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब हो गया वस्तु का आदान प्रदान। अब इसमें दिक्कत क्या थी? इसमें कमियां, समस्याएं क्या थी? समस्या इसमें यह थी कि दोहरात्मक इच्छाओं का संयोग। दोहरात्मक इच्छाओं का संयोग का मतलब क्या है कि अब सपोज किसी के पास
आटा है और किसी के पास चावल है, बट उन दोनों को आपस में एक को आटा देना है और उसको वापस में चावल लेना है। बट जो चावल वाला है वो बोल रहा है नहीं, मुझे चावल के साथ में आटा नहीं चाहिए, मुझे चावल के साथ दाल चाहिए। यानी वो एक बंदा तो आटा देना चाहता है, उससे चावल लेना चाहता है, पर चावल वाला बोल रहा है कि मुझे आटा नहीं लेना, मुझे क्या लेनी है, दाल लेनी है। अब आटे वाला या तो दाल वाले को ढूंढे, हो सकता है दाल वाले को दाल ना चाहिए, वो आटा ना चाहिए होता, उसको भी कोई और चीज चाहिए होती। तो इस टाइप से जो दोहरात्मक इच्छाओं का संयोग जो मिलना है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता था कि किसी बंदे को कोई सामान चाहिए, किसी को कोई सामान चाहिए, तो उससे बड़ी समस्या होती है। अभी का सही है, मुद्रा आ गई है, जिसको जो सामान चाहिए पैसे दिए, पैसे के बदले हमें फल फ्रूट लेने हैं, केला लेना, आम सेब कुछ भी लेना है, आटा लेना है, गेहूं चावल कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि पैसे की सबकी सेम वैल्यू है, वो पैसा कहीं भी चल जाएगा। तो मुद्रा की जरूरत इसलिए पड़ती है। तो इसकी समस्या होगी दोहरात्मक इच्छाओं का संयोग। दूसरा है जल्दी खराब होना। जब एक ही व्यक्ति के पास कोई ज्यादा सामान है, किसी ने सपोज गेहूं ही उगाए हैं और गेहूं ज्यादा टाइम तक रखे उसको जिसको देना है वो ऐसा बंदा कोई मिल नहीं रहा, तो वो सामान क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। या केले हैं, फल फ्रूट्स हैं, ये सभी क्या है, ये खराब होने वाली चीजें, तो जल्दी खराब हो जाएंगी। इस जो लेने वाला है वो उससे हमें सामान का एक्सचेंज करने का हमारी सोच ना मिल पाए तो सामान खराब होने लगेगा। तीसरा है विभाजित करना कठिन हो जाता था, प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी। यानी वही बात है इसमें भी कि उनका बांटना मुश्किल हो जाता, किसको देना है किसको नहीं देना, फिर उसका हिसाब भी लिख के रखना है कि भाई हमें चल ठीक है, तो इतने टाइम बाद ये चीज हमें इसके बदले कोई दूसरी चीज वापस कर दी, वो चीज भी हो जाती है। नेक्स्ट है मूल्यमापन में कठिनाई। मूल्यमापन में कठिनाई का अभी का क्या है, हर एक चीज का एक अलग अलग रेट है। चीनी का अलग रेट है, आटे का अलग रेट है, चावल का अलग रेट है। और उस टाइम पे क्या है, अगर मैं आपसे बोलने लगूं कि 1 किलो चीनी के बदले 1 किलो आटा दे दो, तो उसमें रेट में बहुत डिफरेंस आ जाएगा, आधे दुगने का अनुपात आ जाएगा। तो उससे क्या होता था, मूल्य के मापन में कठिनाई होती थी। तो इस वजह से ये जो प्रणाली है ये लगभग फेल थी, पर इसी से ही काम चलाना पड़ता था उस टाइम पे, जिस टाइम पे मुद्रा नहीं जारी की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय नोट। भारतीय नोट कौन कौन से होते हैं, ये पहला मतलब किसके ऊपर क्या आकृति है, किसकी विमा कितनी होती है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसे 2000 का नोट था पहले, अभी तो बंद हो गया है। तो 2000 के नोट में क्या है, इसमें जो आकृति है वो मंगलयान की थी। इसकी विमा थी 166 से 6 मिलीमीटर, 6 नहीं सॉरी 66 है, ये गलती से 6 लिख दिया गया, 166 से 66 मिलीमीटर। इसका जो रंग होता है मेजेंटा कलर का था, गहरा गुलाबी। दूसरा है 500 का नोट। 500 का नोट अभी भी चल रहा है ये, इस पे जो आकृति है वो लाल किले की है। और इसकी जो विमाएं हैं, विमा 150 mm से 66 mm, 150 mm मतलब चौड़ाई में और 66 mm लंबाई में। रंग कितना है, रंग कौन सा है इसका, स्टोन गिरे है। नेक्स्ट है 200 रुपए का जो नोट है उस पे सांची स्तूप बना हुआ है और रंग है इसका चमकीला पीला। इसकी जो विमा है 146 गुना 66 mm। 100 रुपए के नोट पे जो है रानी की वाव, गुजरात में है ये, वो 100 रुपए के नोट पे छपी हुई है। रंग है इसका लेवेंडर और इसकी विमा है 143 गुना 66 मिलीमीटर। 50 रुपए के नोट पे हम्पी का रथ, जो कि कर्नाटक में है, वो छपा हुआ है। इसकी जो विमा है वो है 135 गुना 66 mm। 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफा, 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफा छपी हुई है और इसका रंग जो है वो है ग्रीनिश येलो। इसकी विमा है 129 गुना 63 mm। और 10 रुपए के नोट पर है कोणार्क सूर्य मंदिर, इसका रंग है चॉकलेट ब्राउन और इसकी जो विमा है वो है 123 mm गुना 63 mm। पूरा का पूरा ही ये क्लास हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको लगभग 2-3 बार सुन लेना, या नहीं एक बार अगर लिखना पॉसिबल तो लिख के अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। आज के लिए इस क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद। किसी और टॉपिक पे कोई और वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट में बता सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक सभी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मैंने दे रखा है, उससे जुड़ के आप किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैथ का या रीजनिंग का या बाकी जीके के तो लगभग उससे गूगल से क्लियर हो ही जाते हैं। मैथ रीजनिंग का कोई भी डाउट है आप उसमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।